नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। बाजार में अचानक से ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हुई है यूएस मार्केट्स पे, और वो भी एक बड़े इवेंट से पहले। जैक्सन होल सिंपोजियम शुरू हो रहा है। 3 दिवस का ये इवेंट है, और उससे पहले अमेरिकन मार्केट्स में थोड़ा कॉशियसनेस देखने को मिल रही है। जेरोम पोवेल की स्पीच है आज, और उस स्पीच में ये अटकलें लग रही हैं कि ब्याज दरों के ऊपर, फेड के फ्यूचर आउटलुक के ऊपर जेरोम पोवेल भाषण देंगे। लेकिन ऐसे मूड माहौल में इक्विटी मार्केट का क्या होगा, ग्लोबल मार्केट्स कैसे बिहेव करेंगे, और इंडियन मार्केट्स पे क्या रिएक्शन देखने को मिल सकता है, इसे बात करने के लिए सनी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, हेड ऑफ रिसर्च फंडामेंटल एसबीआई सिक्योरिटीज से। सनी जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। गुड मॉर्निंग रजत जी एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अमेरिकन मार्केट सर पिछले सत्र में थोड़ा सा कॉशियस हुए, ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हुई है, और बहुत समय बाद में देखा कि एक अच्छे स्ट्रेच के बाद इंट्राडे में गिरावट आ गई हायर लेवल्स पे। अभी बाजार आपको कैसे लग रहे हैं, स्पेशली इंडियन मार्केट्स? हमारे मार्केट्स भी लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन से चल रहे हैं सर। ये स्पीड पे थोड़ा ब्रेक लगेगा इन स्तरों पर, या फिर हम रिकॉर्ड लेवल्स को छुएंगे? आई थिंक रजत जी, मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट में काफी अच्छी रिकवरी हमने देखी है। जहां हमने देखा था कि जो जापान का इंटरेस्ट रेट हाइक का जो इवेंट हुआ था, उसके बाद एक काइंड ऑफ थोड़ा पैनिक हुआ था ग्लोबली मार्केट में, और उसके बाद जो स्विफ्ट रिकवरी हमने देखी है मार्केट में, क्लियरली इंडिकेट करता है कि मार्केट में काफी ज्यादा लिक्विडिटी है। और स्पेशली और मार्केट जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है उसे बहुत जल्द से जल्द डिस्काउंट कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी में, वहाँ काफी एक तुरंत रिएक्शन हम देखते हैं, बोथ ऑन पॉजिटिव साइड एज वेल एज नेगेटिव साइड। और अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करता हूँ तो डेफिनेटली मार्केट ये एक्सपेक्टेशन से जा रहा है कि सितंबर में कहीं ना कहीं जो रेट कट है 25 बेसिस पॉइंट का यूएस में, वो ऑलमोस्ट कंफर्म ही है। हालांकि आज की जो पॉवेल साहब की कमेंट्री रहेगी और जैक्सन होल मीटिंग का जो आउटकम रहेगा, उससे कहीं ना कहीं मार्केट एक अंदाजा लगाएगा कि सितंबर में रेट कट आ रहा है कि नहीं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि 25 बेसिस पॉइंट आएगा कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सरप्राइज 50 बेसिस पॉइंट के फॉर्म में हम आते हुए देखेंगे, या फिर कोई रेट कट नहीं आते हुए देखेंगे। तो दोनों तीनों सिनारियो में मार्केट अलग तरह से रिएक्ट करेगा। सिनारियो वन, जहाँ कोई रेट कट नहीं आता है सितंबर में, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं निराशाजनक रिएक्शन हम मार्केट में देख सकते हैं। हालांकि अगर आप यूएस के जो बॉन्ड यील्ड देखेंगे 10 ईयर के, जो कि 3.8% के आसपास है, ये क्लियर एक इंडिकेशन दे रहा है कि रेट कट तो आना ही आना है, क्योंकि जिस तरह से यील्ड में कमी हुई है, जब भी बॉन्ड यील्ड कम होता है ये एक इंडिकेशन है कि यूएस में कोई भी वो जो इकोनॉमी है वहां की, उसमें स्लो डाउन हो रहा है और डिमांड कम है पैसे की, और इसी के चलते बॉन्ड यील्ड घटते हुए नजर आते हैं। तो बॉन्ड यील्ड क्लियरली एक दर्शा रहे कि इंडिकेशन दे रहे हैं कि रेट कट तो आएगा ही आएगा मंथ ऑफ सितंबर में। इन केस नहीं आता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा हल्का सा नीजक रिएक्शन हम मार्केट में देख सकते हैं। और अगर 25 बेसिस पॉइंट की जगह 50 बेसिस पॉइंट रेट कट आ जाता है, तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म पार्टी फिर से मार्केट में स्टार्ट हो जाएगी अगले 1 से 2 महीने के एंगल। इंडियन मार्केट्स पे से क्या संकेत निकालें? भारतीय बाजार तो अपनी चाल पकड़ रहे हैं, और अगस्त के लो से बहुत ही तगड़ा स्ट्रेच हो गया। इस हफ्ते भी बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली। मैं व्यूअर्स को बता दूं कि नैस्डैक तो अपनी बढ़त इस हफ्ते की पूरी गवा चुका है। हम अपने मार्केट्स में जब ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब निफ्टी लगभग 1% ऊपर है वीकली बेसिस पे। ऐसे ही बैंक निफ्टी भी लगभग 1% ऊपर है। ये मिड मिड कैप स्टॉक्स में बहुत तगड़ी चाल बनी है, और इस हफ्ते लगभग 2.5% तो मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स ही ऊपर है। तो सर इंडियन मार्केट्स पे क्या किया जाए? अभी ये तेजी और बढ़ेगी क्या? मुझे लगता है कि रजत जी, अल्टीमेटली जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इंडियन मार्केट में, वो यही होना चाहिए कि जो कंपनीज में कहीं ना कहीं जो ग्रोथ आउटलुक है, स्पेशली जहां जून क्वार्टर में नतीजे अच्छे आए थे और जहां कंपनी ने क्लियर ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री दी है कि अगले 2 से 3 क्वार्टर में ये काफी अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे, वही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक्शन बनते हुए दिखेगा। और मैं कुछ सेक्टर आपके सामने रखना चाहूंगा, रादर देन हर बार हम लोग एक ब्रॉडर सेक्टर की बात करते हैं। इस बार की जो रिजल्ट सीजन है उसमें काफी सारे एक सब सेक्टर, जो बोलते हैं ना छोटे सेक्टर होते हैं जिसमें 8-10 कंपनी होती हैं, वैसे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी निकल कर आई है। जैसे सबसे पहले ज्वेलरी सेक्टर है। ज्वेलरी सेक्टर में अगर आप देखेंगे कि आपको याद होगा, टाइटन ने जब प्रोविजनल अपडेट दिए थे क्वार्टर के स्टार्ट में, वो कहीं ना कहीं अनुमान वीक दिए थे, फिर जब नतीजे आए तो अनुमान से बेहतर नतीजे आए। सेंको गोल्ड काफी अच्छे नतीजे हमने देखे हैं, और उसके बाद स्टॉक में रिएक्शन भी देखा। कल्याण ज्वेलर हालांकि इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन नतीजे आए थे, बट जिस तरह से कल प्रमोटर ने खुद ने बाइंग करी है, जो वॉरबक फिनकस ने अपना स्टेक ऑफलोड किया है, उसमें प्रमोटर और काफी दिग्गज फंड ने बाइंग की है।
तो मुझे लगता है कि ज्वेलरी सेक्टर में एक काइंड ऑफ बजट के बाद जो 10% ड्यूटी कट की है, एक काइंड ऑफ ऑप्टिमिज्म सा बन गया है। और जब फेस्टिवल सीजन अपना अहेड ऑफ अस हमारे आगे है, तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ के संकेत हम ज्वेलरी सेक्टर में देख रहे हैं। ज्वेलरी को प्ले करने का और एक तरीका ये भी है कि जो B2B कंपनीज है, जैसे स्काई गोल्ड हो गई, वहां हमने देखा है कि काफी रोबस्ट ग्रोथ देख रहे हैं और अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ज्वेलरी सेक्टर जो है वो फोकस में रहेगा। एवरी डिप पे हम इसमें कहीं ना कहीं बाइंग आते हुए देखेंगे। एक दूसरा सेक्टर, सब सेक्टर जो काफी स्ट्रांग चल रहा है, वो है वेल्थ मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट जिसे हम कहते हैं। जितनी भी ब्रोकिंग कंपनीज है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, वेल्थ मैनेजर्स हैं, और ये इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग कंपनीज है, वेदर इट इज CDSL, कैम के, फिनटेक। वेल्थ मैनेजर की बात करूँ तो 361 नुवामा, ब्रोकर की बात करें तो हम IIFL सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल। तो ये पूरा जो स्पेस है, मुझे लगता है कि कैपिटल मार्केट एज अ स्पेस इज इन गुड शेप। काफी स्ट्रांग नतीजे भी आए थे जून क्वार्टर के, और आगे जाकर मुझे लगता है कि अगर मार्केट बॉयंट रहेगा तो इसमें जो तेजी है कहीं ना कहीं जारी रहेगी। इसके अलावा एक सेक्टर जहां काफी अच्छे नतीजे आए थे वो थे EMS एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर। जिस तरह से एसी की डिमांड हमने काफी रोबस्ट देखी थी हीट वेव के चलते हुए, और जिस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को, मुझे लगता है कि ये जो पूरा स्पेस है, वेदर इट इज ऑन EMS कंपनीज और वेदर इट इज कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज, इनमें कहीं ना कहीं आपको एवरी डीप पे कहीं ना कहीं बाइंग आते हुए दिखेगी। इसके अलावा एक सेक्टर जहां अच्छे नतीजे आए थे वो थे ऑटो एंसिलरी। स्पेशली जो टू व्हीलर कंपनीज को केटर करने वाली कंपनीज हैं, वहां हमने काफी अच्छे नतीजे आते हुए देखे थे। फिर अगर मैं थोड़े हटके सेक्टर की बात करूं तो राइस सेक्टर, जो बेसिकली ब्रांडेड राइस सेगमेंट है, वहां हमने काफी अच्छे नतीजे आते हुए देखे। तो ये कुछ चुनिंदा सेक्टर है। मुझे लगता है कि मार्केट जो है ना, अब रादर देन फोकसिंग ऑन वेरी ब्रॉडर सेक्टर, जो सब सेक्टर सेक्टर स्पेसिफिक थीम है, वहां कहीं ना कहीं मार्केट फोकस कर रहा है। इंडेक्स की लेवल कुछ भी हो, बट अल्टीमेटली अगर प्रॉफिट में ग्रोथ दिखेगी कंपनी की, तो डेफिनेटली मार्केट उसे रिवॉर्ड करेगा। मैं यही देख रहा था कि जो आप सेक्टर्स गिनवा रहे हो ना, इसमें ये मिड कैप स्टॉक्स वाले सेक्टर से ज्यादा नजर आ रहे हैं। इसमें ज्वेलरी का नाम ले लो, वेल्थ मैनेजमेंट, EMS कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो एंसिलरी, राइस सेक्टर, ये सब मिड कैप्स का बोलबाला है ऐसे में मार्केट पे। सर, फ्रंट लाइन में कहां पर लीडरशिप आप देखते हो? निफ्टी अगर यहां से चढ़ना है तो कौन कमाल संभालेगा? क्या बैंकिंग स्टॉक्स फोर फ्रंट पे आएंगे, या फिर कोई और सेक्टर, IT, फार्मा, कहां पर ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है? अगेन, अगर मैं फ्रंट लाइन की बात करूं तो डेफिनेटली हमें सबको पता है कि बैंकिंग सेक्टर थोड़ा दिक्कतों से चल रहा है, बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं उन्हें प्रेशर है कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट का। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ती हुई नजर आ रही है, और उसी के चलते उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी प्रेशर में है बैंकिंग सेक्टर के। तो डेफिनेटली अगर मार्केट को यहाँ से निफ्टी को अगर 1000 पॉइंट की रैली करना है, तो ऑब्वियसली बैंकिंग हैज टू पार्टिसिपेट इन दैट रैली। और बैंकिंग के लिए मुझे लगता है कि अगला बड़ा जो कैटलिस्ट रहेगा डेफिनेटली वो रेट कट का रहेगा। जो कि अगर यूएस में हम अगर रेट कट देखते हैं अगले महीने में, सितंबर में, तो कहीं ना कहीं ये एक सीट की उम्मीद है कि दिसंबर दिसंबर तो नहीं, सॉरी, जैन में कहीं ना कहीं हम इंडियन इक्विटी मार्केट्स में भी हमारे जो RBI गवर्नर है वहाँ, उनके ओर से भी रेट कट के कई संकेत आते हुए दिखेंगे। तो बैंकिंग में भी काइंड ऑफ साइडवेज कंसोलिडेशन में चल रहा है। बट अगर कोई रियली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जब मैं रियली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोलता हूँ तो मिनिमम 12 महीने का होराइजन है, तो उनके लिए एक अच्छा समय है कि एक अच्छा सेक्टर है जो साइडवेज मूवमेंट में है, पेन गोइंग थ्रू सम टेम्पररी ट्रबल, तो एक्यूमुलेशन का अच्छा समय रहेगा। अगर मैं लीड की बात करूं तो मुझे लगता है कि फार्मा इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एट अ करंट जंक्चर। फार्मा के नतीजे भी काफी अच्छे आए थे जून क्वार्टर में, और कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर की जो दिक्कतें हैं वो खत्म होती नजर आ रही है। सो कंपनीज लाइक डिवीज, जहां हमने एक फॉल के बाद एक रिकवरी देखी, लुपिन, सन फार्मा, सिप्ला, जिनके नतीजे ठीक ठाक आए थे, वहां एक अपसाइड देख रहे हैं। IT सेक्टर अगेन इनडायरेक्ट, ऑब्वियसली डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ इंप्रूविंग इकोनॉमिक सिनारियो इन US। तो अगर रेट कट की अगर बात कहीं ना कहीं नैरेटिव तेज होता है, तो मुझे लगता है कि IT कैन ऑल्सो लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो मुझे लगता है कि फ्रंट लाइन में अल्टीमेटली ये कुछ सेक्टर है जहां हम अपू आते हुए देखेंगे। टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस, अगेन ऑयल एंड गैस इज एन अंडर ओन सेक्टर। मुझे लगता है कि वहां भी जिस तरह से क्रूड ऑयल का सेटअप बना हुआ है, रेंज में ट्रेड हो रहा है $75-80 के आसपास, तो मुझे लगता है कि एंटायर ऑयल एंड गैस सेक्टर जहां कहीं एक वैल्यूएशन भी रिजनेबल है, स्वीट स्पॉट में है, ऑयल एंड गैस कैन ऑल्सो टेक अ लीड फ्रॉम करंट लेवल्स।
पिछले कुछ दिनों से एक और सेक्टर बजिंग है, दैट इज कंज्यूमर्स। ये एफएमसीजी, इन स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी हो रही है। सर वैल्यूएशंस तो हमेशा हाई रहते हैं एफएमसीजी स्टॉक्स की, अचानक से खरीदारी क्यों बढ़ रही है? अगेन अगर एफएमसीजी की बात करें रजत जी, तो एफएमसीजी में भी एक बहुत पॉजिटिव कमेंट्री जो सभी कंपनीज की ओर से आई है कि रूरल बेल्ट में उन्हें कहीं ना कहीं साइंस ऑफ रिकवरी दिख रहे हैं। और एट द सेम टाइम एफएमसीजी सेक्टर में एक लो बेस का भी एडवांटेज है। अगर आप देखेंगे पिछले 4 से 5 क्वार्टर तक कोई ऐसे बहुत अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर्स हमने देखे नहीं थे। तो स्पेशली कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज लाइक डाबर, टाटा कंज्यूमर, जहां हम देख रहे हैं मैरिको, जहां कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि मार्जिन एक्सपेंशन भी आएगा, वॉल्यूम ग्रोथ भी आएगी, तो उसी के चलते एक काइंड ऑफ हम बोलते हैं ना कि एक डिफेंसिव प्ले के तौर पर भी हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी में बाइंग हो रही है। और एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, इसलिए एफएमसीजी में हम बाइंग आते हुए देख रहे हैं। ये कमोडिटी कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स पे क्या करें, स्पेशली मेटल्स पे? अच्छा, सीमेंट एक और सेक्टर है, क्या आपको लगता है कि यहाँ से अभी तेजी बढ़ सकती है इन दो सेक्टर्स में? सीमेंट में रजत जी, हमें सबको पता है कि मानसून का जो समय होता है वो थोड़ा वीक होता है डिमांड एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो जो सितंबर क्वार्टर के नतीजे हैं उनमें कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहेगा सीमेंट कंपनीज को लेकर। हालांकि जो सेकंड हाफ होता है सीमेंट के लिए यूजुअली बेटर होता है, अक्टूबर टू मार्च का जो समय होता है, पोस्ट मानसून कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कहीं ना कहीं इंक्रीज होते हुए दिखती है। तो सीमेंट में अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है 1 डेढ़ महीने का, तो मुझे लगता है कि अगेन साइडवेज कंसोलिडेशन शायद हम देखेंगे। और अगर किसी का 6 महीने का होराइजन है तो डेफिनेटली सीमेंट में अपसाइड बनी रहेगी। सेक्टर में काफी हद तक कंसोलिडेशन भी हो चुका है। और जब जेएसडब्ल्यू सीमेंट का आईपीओ लाइंड अप है तो मुझे लगता है कि सीमेंट में भी एक एक्साइटमेंट बनते हुए नजर आएगा। विद इन सीमेंट मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक, जो कि काफी इनफैक्ट मार्केट लीडर है सीमेंट सेक्टर का, ये कंपनी पर ध्यान देना चाहिए। ओरिएंट, जो छोटी कंपनीज हैं रीजनल सीमेंट प्लेयर, वहां हम देख रहे हैं कि एक्विजिशन के चलते हुए कहीं ना कहीं वैल्यूएशन में एक अपमूव आ सकता है। कंपनीज लाइक ओरिएंट सीमेंट, बिरला और जहां एक वीक सेट ऑफ नंबर आए थे ये क्वार्टर में, मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है गुड सॉलिड रॉक सॉलिड बिजनेस में नीचे के भाव में ऐड करने के लिए। बट अगेन सीमेंट का जो स्ट्रक्चर रहेगा प्राइस पॉइंट एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे लगता है कि बैंकिंग की तरह ही रहेगा। मे बी 1 से 1.5 महीना शायद एक रेंज में ट्रेड करें, और जब सितंबर क्वार्टर के नतीजे आ जाएंगे उसके आसपास से फिर हम एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आते हुए देख सकते हैं सीमेंट में। मेटल स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं निचले स्तरों से खरीदारी। ये ग्लोबल मेटल्स में, बेस मेटल्स में जो उछाला है उसकी वजह से हुआ, या फिर कुछ ओवरसोल्ड हो गए थे उसकी वजह से खरीदारी? रजत जी, बेसिकली मेटल्स हमें सबको पता है कि ग्लोबली लिंक इंडस्ट्री है, ग्लोबल सिक्लिकल है। पिछले 2 से 3 हफ्ते में हमने देखा है कि जो मेटल के दाम है ग्लोबली, सभी मेटल्स के दाम में करेक्शन आते हुए दिखा था। और उसके पीछे कारण यही था कि जो एक कंसर्न है कि जिस तरह से स्लोडाउन है माफ कीजिएगा ग्लोबली, उसके चलते मेटल्स का कमोडिटीज के दामों में करेक्शन आया। और उसी का सीधा सीधा इम्पैक्ट हमने डोमेस्टिक मेटल कंपनीज के प्राइसेस, स्टॉक प्राइसेस में भी देखा। मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं जो निगेटिविटी थी, जो एक कंसर्न था कि मेटल के दाम नीचे गिर रहे हैं, वो प्राइस में फैक्टर्ड इन है। ऑलरेडी हमने ऊपर से सभी मेटल कंपनीज को 15-20% तक का प्राइस करेक्शन आते हुए देखा है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अब यहाँ से और नीचे जाने की गुंजाइश कम है। इनफैक्ट अगेन इफ somebody is a medium to long term investor, it's a good time to accumulate metals also. स्टेट इलेक्शंस की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो क्या एग्री रिलेटेड स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, स्पेशली फर्टिलाइजर और शुगर? मुझे लगता है कि रजत जी, यूजुअली इलेक्शन का टू सम एक्सटेंट इम्पैक्ट एफएमसीजी कंज्यूमर स्टेपल पर रहता है, जहां हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इन सम वे और अदर ट्राई टू गिव सम बेनिफिट टू द लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। तो मुझे लगता है कि इसे राइड करने का तरीका एफएमसीजी कंज्यूमर स्टेपल कंपनी ही रहेगी। हालांकि ये जो ये मेरा पर्सनल ये मानना है कि ये जो लिंकेज है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन पेंडिंग के चलते रूरल बेल्ट में स्पेंडिंग बढ़ती है, मुझे थोड़ा सा वो लिंकेज कहीं अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हमने देखा जनरल इलेक्शन में भी ऐसा कोई बहुत खास इम्पैक्ट नहीं आया इसके ऊपर। तो मे बी ये कहना गलत होगा कि इलेक्शन है तो आप एफएमसीजी का स्टेपल कंपनी ले लीजिए, आप या कोई सेक्टर के स्टॉक ले लीजिए। आई थिंक कहीं ना कहीं वो लिंकेज अब ब्रेक हुआ है। हाल फिलहाल में बड़ी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स हुई है सर, उसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा में रही वो जोमेटो और पेटीएम की रही। पेटीएम का एंटरटेनमेंट टिकटिंग कारोबार जोमेटो खरीद रही है। इस डील को आपने कैसे देखा? क्या ये वैल्यूएशन ठीक है जो जोमेटो ने पे की है पेटीएम को, और इससे फायदा जोमेटो को होगा?
या डेफिनेटली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जोमेटो को इसका एडवांटेज होते हुए दिखेगा, क्योंकि कहीं एक एक काइंड ऑफ लिंकेज है दोनों बिजनेस में। आप ईटिंग आउट, आप खाने आप बाहर जाते हो तो डेफिनेटली यूजुअली एक फैमिली आउटिंग में मूवी देखना भी काफी लोग पसंद करते हैं। इनफैक्ट मूवी नहीं, जितने भी इवेंट्स है, वेदर इट इज क्रिकेट की मैच देखना हो या कोई भी म्यूजिक शो हो, कंसर्ट शो हो, कहीं ना कहीं। और जब आप जोमेटो के ऐप में आप लॉग इन करोगे तो डेफिनेटली जब आपको भी एक ऑप्शन मिलेगा कि यू कैन बुक नाउ यूर एनी आउटिंग के जो टिकट्स है, आप वही सेम ऐप से बुक कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि काफी एक इजी बिजनेस स्केल अप करने की अपॉर्चुनिटी है जोमेटो के पास। और अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो आई थिंक रीजनेबल वैल्यूएशन पर डील हुई है। जीएमवी पर जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है उस पर वन टाइम मल्टीपल पर डील हुई है। 2,000 करोड़ का जीएमवी रहा है पेटीएम का, और उस पर डील हुई है। और एट द सेम टाइम जोमेटो के लिए बैलेंस शीट स्ट्रेच नहीं होगी, क्योंकि एनीवे जोमेटो वाज सिटिंग ऑन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश। तो बट समय लगेगा। कोई भी बिजनेस जब आप एक्वायर करते हो, उसकी सिनर्जीज आने में 4 से 6 क्वार्टर लगते हैं। और लोगों को एक कहीं ना कहीं जिस तरह से ब्लिंकिट में टर्न अराउंड करके जोमेटो ने परफॉर्मेंस दिखाई है, स्ट्रीट को कॉन्फिडेंस है कि इवन इन दिस बिजनेस जहाँ सिनर्जी ऑलरेडी इन प्लेस है, वहां कहीं ना कहीं बिल्टअप होते हुए दिखेगी। तो हम जोमेटो एज अ स्टॉक इज कंस्ट्रक्टिव ऑन एंड इज ऑन आवर रडार। मुझे लगता है कि फेयर वैल्यू 300 के ऊपर की रहेगी जोमेटो। सर एक खबर अभी रूल कर रही है मार्केट पे अदानी ग्रुप के ऊपर कि अंबुजा और अदानी पार पे हिस्सा बिक्री करेंगे प्रमोटर्स। और अंबुजा सीमेंट में तो आज ब्लॉक हुआ ही है। होल्डर इन्वेस्टमेंट्स ने अपनी होल्डिंग जो है उसको ऑफलोड किया 2.84%। इनके प्रमोटर हैं होल्डर होल्डर एंड इन्वेस्टमेंट्स। अंबुजा सीमेंट में 2.84% हिस्सा बेचा। 600 रुपए प्रति शेयर इसका फ्लोर प्राइस रखा गया था। तो ये अंबुजा सीमेंट्स और अदानी पार में अचानक से हिस्सा बेचने की खबर, ये इम्पैक्ट करेगी क्या स्टॉक प्राइसेस को, और निवेशक क्या करें? मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा स्टेक सेल नहीं है। डिस्पाइट ऑफ दिस स्टेक सेल, मुझे लगता है कि अदानी ग्रुप की जो होल्डिंग है इट विल बी मोर देन 60%। और एक तरह से मुझे लगता है कि पूरे ग्रुप पे कहीं ना कहीं अगर डिलीवरेजिंग होते हुए हम देखेंगे, ऑब्वियसली अदानी पेरेंट कंपनी विल यूज दिस मनी टू डिलीवरेज देयर ओन बैलेंस शीट। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहेगा। और अंबुजा जैसे जो बिजनेसेस है इसमें आज आई एम श्योर कि आज के ब्लॉक डील में काफी बड़े मार्केट इंस्टीट्यूशंस ने पार्टिसिपेट किया होगा। एंड अगर सीमेंट में अगर हम बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर से अगर बात करें तो अंबुजा का प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छा है। मुझे लगता है कि मार्केट इसे पॉजिटिवली लेगा। मे बी शॉर्ट टर्म में शायद स्टॉक आज रिएक्ट करे निगेटिवली, बट अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म के लिहाज से अंबुजा के लिए व्यू पॉजिटिव रहेगा। डिफेंस स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए क्या? खबर ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5 दिन के अमेरिका के दौरे पर हैं। तो डिफेंस कंपनियों पे क्या आउटलुक है सर आपका? अगेन डिफेंस कंपनी पर मुझे लगता है कि रजत जी कहीं ना कहीं अब एक फिर से कंसोलिडेशन का ही समय रहेगा। काफी एक स्ट्रॉन्ग रैली हमने देखी है ड्यूरिंग द लास्ट 1.5 ईयर। और इलेक्शन के आउटकम के बाद स्पेशली काफी लंबी रैली हमने मार्केट में देखी है। थोड़ा सा आप कंपनी को एक या दो क्वार्टर तक नंबर डिलीवर करने होंगे, और उसके बाद शायद अब हम अपमूव आते हुए देखेंगे। अल्टीमेटली जो पॉजिटिविटी थी कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि प्राइस में कैप्चर्ड इन है। तो थोड़ा सा हॉराइजन लंबा रखना होगा अगर डिफेंस कंपनी में किसी को प्ले करना हो। और जरूरी नहीं है कि डिफेंस कंपनी राइड करने के लिए सिर्फ पीएसयू के थ्रू ही राइड कर सकते हैं। देर आर मेनी स्मॉलर डिफेंस कंपनीज जो डिफेंस को केटर करती है, जैसे जेन टेक्नोलॉजीज है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, काफी एग्रेसिवली ग्रो हो रही है। डीसीएक्स सिस्टम है, प्रीमियर एक्सप्लोजिव है। तो जो छोटी स्मॉल कैप कंपनीज हैं जिनको बेनिफिट मिलेगा अल्टीमेटली बड़ी ओईएम को सप्लाई करने का, वहां उनके थ्रू भी हम डिफेंस सेक्टर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर हाल फिलहाल की लिस्टिंग के ऊपर आपकी राय, और एक सवाल तो बनता है और सब पूछ रहे हैं वो, सर ये हो क्या गया और कैसे हो रहा है? ये ओला इलेक्ट्रिक में जो भी हो रहा है, ये कितनी फेयर वैल्यू समझते हो आप ओला इलेक्ट्रिक की, और इसकी फेयर वैल्यू घाटे वाली कंपनी की कैसे निकाली जाती है? आई थिंक रजत जी, ओला में इट्स मोर ऑफ एन होप स्टोरी की आगे जाकर के बेसिकली 2 या 3 ट्रिगर हैं जिसके चलते हुए कंपनी में पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगा। सबसे पहले ऑलरेडी टू व्हीलर मोपेड्स इलेक्ट्रिक साइड में कहीं ना कहीं ओला मार्केट लीडर है। 40% के ऊपर का मार्केट शेयर है, बट इतना आसान नहीं रहेगा मार्केट शेयर को टिकाना। कहीं ना कहीं जो इनकम्बेंट प्लेयर्स हैं जैसे बजाज, टीवीएस, इनके ओर से भी हम देख रहे हैं कंपटीशन तगड़ा रहेगा। तो एक दैट पोर्टफोलियो इज डूइंग वेल।
ऑन द टॉप ऑफ दैट जो इन्होंने मोटर बाइक लॉन्च करी थी 15 अगस्त के दिन, 3 वेरिएंट में, उसमें से जो लोअर एंड थी जो 75,000 रुपीज की थी, मुझे लगता है कि उसको उसे अगर ट्रैक्शन मिलता है तो अगले 1 से 1.5 साल में एक अर्निंग बढ़ते हुए हम उसके चलते देखेंगे। और एक तीसरा ट्रिगर है इनका, जो बैटरी जो गीगा फैक्ट्री है उनमें जो 4680 नाम की जो बैटरी इन्होंने बनाई है, उसका जब इंटीग्रेशन होगा तो उसके चलते मार्जिन एक्सपेंशन हम कंपनी में आते हुए देखेंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय लगेगा ये सब एक्चुअल नंबर डिलीवरीज में। ऐसा नहीं है कि यही क्वार्टर से सब तुरंत रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें 2 साल का समय लगेगा। ग्रेजुअली एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस एंड देन विल स्ट्रीट विल स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द रैली। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। आई मीन थोड़ा सा आपकी कोई नया निवेशक है तो उसे वेट कर लेना चाहिए 1 या 2 क्वार्टर के लिए, उसके बाद ही पैसा लगाना चाहिए। 29 अगस्त को रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम है सर, बहुत बड़ा इवेंट होता है स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से। इस बार क्या उम्मीद लेकर चल रहे हैं? आई थिंक मेरी जो उम्मीद है इस बार की ईजीएम से वो है आईपीओ अनाउंसमेंट की, कि जो रिटेल बिजनेस है और टेलीकॉम बिजनेस है उनकी वैल्यू अनलॉकिंग कैसे होगी उसके ऊपर एक अनाउंसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ईजीएम के थ्रू। और एट द सेम टाइम इनका जो मीडिया बिजनेस है उसमें क्या स्ट्रेटेजी रहेगी ग्रुप की, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मर्जर है बिटवीन हॉटस्टार एंड जियो दैट इज गोइंग ऑन, एंड व्हाट विल बी द स्ट्रेटेजी इन टर्म्स ऑफ मीडिया बिजनेस, ये एक इम्पोर्टेंट रहेगी। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नया इनका जो बिजनेस वर्टिकल है, न्यू एनर्जी वर्टिकल, उसमें क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो ये सब की पैरामीटर रहेंगे जहां पर मेरी नजर रहेगी रिलायंस के एजीएम में। सर व्यूअर्स यही जानना चाहते हैं कि एसबीआई सिक्योरिटीज के रडार पर कौन से शेयर्स हैं। सेक्टर्स तो आपने बता दिए थे इस शो के शुरुआत में ही, जहां पर रिजल्ट्स क्वार्टर 1 में बहुत अच्छे आए, उन्हीं पे नजर रखनी चाहिए। लेकिन अगर अभी गोइंग फॉरवर्ड अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए बेट लगानी हो किसी को, तो कौन से स्टॉक्स पे नजर रख सकते हैं? रजत जी, एक स्टॉक जो हाल ही में हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है वो है आदित्य बिरला एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी कंपनी। तो बेसिकली एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में है कंपनी, म्यूचुअल फंड बिजनेस में है। हमें लगता है कि काफी रिजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है, और कहीं ना कहीं इनका एक जो मार्केट शेयर का लॉस हुआ था पिछले कुछ सालों में ड्यू टू सम चेंज इन मैनेजमेंट, नई टीम रिक्रूट करी है इन्होंने, उसके चलते परफॉर्मेंस इंप्रूव होते दिख रहा है। तो एक आदित्य बिरला एएमसी एक पिक रहेगा। एक दूसरा पिक रहेगा आदित्य बिरला कैपिटल, अगेन फ्रॉम द सेम ग्रुप विच इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ आदित्य बिरला एएमसी ऑल्सो। इनफैक्ट कल ही हमने इसको हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड भी किया है विद प्राइस टारगेट ऑफ 280 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 to 18 मंथ। तो आदित्य बिरला कैपिटल इज द सेकंड स्टॉक विच वी हैव रिकमेंडेड रिसेंटली। एक स्टॉक जो हमें ज्वेलरी सेक्टर से अच्छा लगता है वो है सेनको गोल्ड। जिस तरह से हमने ज्वेलरी सेक्टर में बात करी थी, तो मुझे लगता है कि सेनको गोल्ड जो है प्रीडोमिनेंटली ईस्टर्न इंडिया बेस्ड ज्वेलरी कंपनी है, और अब अपनी जो फुटप्रिंट है कहीं ना कहीं नॉर्थ और सदर्न मार्केट में एक्सपैंड कर रही है। तो सेनको गोल्ड कैन बी लुक्ड अपॉन फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। इसके अलावा एक कंपनी जो हमें बेसिकली स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब पाइप के सेगमेंट से अच्छी लगती है वो है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। पिछले क्वार्टर में काफी अच्छे नतीजे भी आए थे और आउटलुक भी काफी अच्छा है। मार्केट लीडर है स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब इंडस्ट्री में, इनडायरेक्ट प्ले है इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो इस एपीएल अपोलो ट्यूब को रडार पर रखा जाए। फिर से मिड कैप से मैं ये नोट भी करता जा रहा हूँ सर, जो जो आप बोल रहे हो उससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। पर कोई लार्ज कैप स्टॉक जो आप बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हो सर अभी, जहां पर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर अर्निंग्स विजिबिलिटी के चलते चल सकता है ये स्टॉक? अगेन फ्रॉम अ लार्ज कैप परस्पेक्टिव रजत जी, हम लोग जो स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं उसमें है भारती एयरटेल। अगेन अ वेरी सेफ स्टोरी, जहां हमने देखा है कि रिसेंटली टेलीकॉम टैरिफ में इंक्रीज की बढ़ोतरी आते हुए देखी थी। उसका बेनिफिट क्लियरली सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में आते हुए दिखेगा। तो भारती एयरटेल इज द वन स्टॉक विच वी आर रिकमेंडिंग अमंग द लार्ज कैप। ऑन द कंज्यूमर साइड टाटा कंज्यूमर हमें अच्छा लगता है, द रीजन बीइंग दैट कंपनी की जो ड्यूअल स्ट्रेटेजी है, जहां ये वो ऑर्गेनिक बिजनेस तो ग्रो कर ही रहे हैं, साथ ही में एवरी 1.5 year दे गो एंड एक्वायर वन छोटा बिजनेस जो है, न्यू एज बिजनेसेस है। तो मुझे लगता है कि टाटा कंज्यूमर डेफिनेटली रडार पर रहना चाहिए। एक वरुण बेवरेजेस, मुझे लगता है कि काफी रोबस्ट नंबर्स भी जून क्वार्टर में दिए थे, तो वरुण बेवरेजेस को कंज्यूमर सेक्टर से रडार पर रखा जा सकता है।
और अगर केबल्स एंड वायर्स की बात करें तो पॉलीकैब नो डाउट मार्केट लीडर है, काफी रोबस्ट परफॉर्मेंस चल रहा है पॉलीकैब का। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपनी अप्रोच बताने के लिए, अपने व्यूज शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू रजत जी, थैंक यू। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।